नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि विजयनगर साम्राज्य का सेकंड पार्ट भी आएगा और सेकंड पार्ट में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बचे हुए राजवंशों पर चर्चा करेंगे और उसे फिनिश करेंगे। तो जैसे आपको पहले से पता है कि विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया था। वो 4 राजवंश कौन कौन से थे? सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं, इसे रिपीट कर लेते हैं, इसके आगे की चर्चा करेंगे। पहला राजवंश था संगम राजवंश, जो आपने पहले वीडियो में पढ़ लिया, जो 1336 से शुरू होता है, 1485 तक शासन करता है। 1336 से 1485 तक। इसके बाद दूसरा राजवंश आता है सालू राजवंश। कौन सा? सालू राजवंश। सालू राजवंश की सत्ता 1485 से शुरू होती है, 1505 तक जाती है। सालू राजवंश के बाद अगला राजवंश आता है तुलु राजवंश। कौन सा? तुलु राजवंश। तुलु राजवंश की सत्ता शुरू होती है 1505 से और यह सत्ता 1570 तक जाती है। उसके बाद चौथा और अंतिम राजवंश है आरिवीडू। आरिवीडू राजवंश, और आरिवीडू राजवंश की सत्ता 1570 से शुरू होती है, 1650 के आसपास तक जाती है। कल के वीडियो में या पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने संगम वंश कवर किया। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। संगम वंश का जो अंतिम शासक है वो है विरूपाक्ष द्वितीय। तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन होगा? संगम वंश का अंतिम शासक, संगम वंश का अंतिम शासक कौन हो रहा है? अंतिम शासक है दोस्त विरूपाक्ष। कौन है? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष के समय स्थिति ये थी कि सत्ता अति से अधिक कमजोर हो गई थी। विरूपाक्ष द्वितीय के समय सत्ता अति से अधिक कमजोर थी, और जब भी सत्ता कमजोर होती है तो ऐसी स्थिति में राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है, और उस भ्रष्टाचार का लाभ उठाया इसके मंत्री ने, इसके सामंत ने। विरूपाक्ष का सामंत कौन है? विरूपाक्ष का सामंत, इसका मंत्री है नरसिंह सालू। क्या नाम है उसका? नरसिंह सालू। नोट करिए इसे, नरसिंह सालू। इसने विरूपाक्ष को गद्दी से हटाया और एक नए राजवंश की नींव रखता है, जिसे आप सालू वंश कहते हैं। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सालू वंश भी अपनी सत्ता का केंद्र बनाता है विजयनगर को ही, और नरसिंह सालू ने विरूपाक्ष को हटाकर गद्दी प्राप्त किया था। बहुत थोड़े समय तक ही शासन कर पाया, बहुत जल्द ये बीमार हुआ। 1491 में इसे सत्ता छोड़नी पड़ी, और उस समय इसका बेटा बहुत कम उम्र का था। तो नरसिंह सालू, इस सालू वंश का संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक माना जाएगा नरसिंह सालू। कौन है? नरसिंह सालू। नरसिंह सालू 1485 से लेकर के 1491 ईस्वी तक शासन करता है। बहुत जल्द बीमार होता है, सत्ता छोड़नी पड़ती है, और अपने अल्पवयस्क पुत्र को सत्ता सौंप देता है। इसका अल्पवयस्क पुत्र कौन है? इम्माडी नरसिंहन। इसका अल्पवयस्क पुत्र है इम्माडी नरसिंहन। नाम नोट करिए, इम्माडी नरसिंहन। और इम्माड नरसिंह को अपॉइंट करने के बाद इसका संरक्षक बनाता है नरसा नायक को। इसका संरक्षक कौन बनता है? इसका संरक्षक बनेगा नरसा नायक। नरसा नायक इसका संरक्षक बनता है, और सत्ता की सारी बागडोर नरसा नायक के हाथ में होती है। धीरे धीरे नरसा नायक इस पूरी सत्ता को अपहरित कर लेता है। नरसा नायक का बेटा है, जिसे आप वीर नरसिंह कहते हैं, जिसे आप, इसका पुत्र है। नरसा नायक का पुत्र कौन होगा? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने क्या किया? समय देखा,
मौका देखा। अक्सर क्या होता है, जब किसी राज्य में सामंत अपने मनमानी करने लगे, संरक्षक अपनी मनमानी करने लगे, तो राजा और संरक्षक के बीच वैचारिक मतभेद बनेगा। और यह मतभेद जब नरसा नायक और इम्माड़ी नरसिंहन के बीच हुआ तो यह वीर नरसिंह ने बर्दाश्त नहीं किया। वीर नरसिंह ने इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद एक नए राजवंश की नींव पड़ी, जिसे आप तुलु राजवंश कहते हैं। तो आगे चलिए, आज यही से शुरुआत करेंगे हम तुलु राजवंश की। तो चलिए, तो कल ये सब कुछ चर्चा मैंने कर दी थी, रिपीट किया उसे। आगे हम बात करेंगे तुलु राजवंश की। तुलु राजवंश कौन होगा इसका संस्थापक, कब से कब तक सत्ता रहेगी? तो तुलु राजवंश 1505 में सत्ता में आता है, 1570 तक सत्ता में रहेगा। 1505 से शुरुआत होगी, 1570 तक ये तुलु राजवंश कायम रहेगा। इसका फाउंडर कौन है, इसका संस्थापक कौन है? जी हां, इसका संस्थापक वीर नरसिंह होगा, जो नरसा नायक का बेटा है। वीर नरसिंह, वीर नरसिंह इसका क्या होगा? संस्थापक होगा। ये है कौन? ये नरसा नायक का बेटा है, नरसा नायक का पुत्र है। आखिर नरसा नायक कौन था? नरसा नायक नरसिंह सालू के बेटे इम्माड़ी नरसिंहन का संरक्षक था और इसी के अंडर में रहते हुए विजयनगर का शासन चल रहा था। तो संस्थापक वीर नरसिंहन नरसा नायक का बेटा है। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? इसने भी अपनी राजधानी विजयनगर को ही बनाई थी। विजयनगर से ही शासन व्यवस्था इनकी चल रही थी। तो वीर नरसिंह नरसा नायक ये भी बहुत कम समय तक शासन कर पाया। वीर नरसिंह का शासन 1505 से शुरू होता है और 1509 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1509 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इस विजयनगर साम्राज्य का सबसे पावरफुल आदमी आता है। ठीक, वो कौन है? कृष्णदेव राय। लेकिन कृष्णदेव राय के आने के पहले वीर नरसिंह के बारे में दो बातें जान लेनी बहुत जरूरी है, जो आपसे सवाल बन सकती हैं। तो इसके शासन में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए। वीर नरसिंह के शासन में सर्वाधिक विद्रोह हुए। कारण क्या था? कि छल से सत्ता प्राप्त की थी। सर्वाधिक विद्रोह हुए इसके शासनकाल में और इसने हर विद्रोह का दमन किया, ऐसा नहीं था, दमन किया लेकिन विद्रोह का सामना किया। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये कि इसने भुजबल की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? इसने भुजबल की उपाधि धारण की। भुजबल की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र व्यक्ति। इसके मृत्यु के बाद अगला जो शासक बनेगा दोस्त, वो शासक कौन होगा? अगला शासक इस विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, वो है कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की चर्चा जी हां बाबर भी करता है अपनी किताब बाबरनामा में। तो कृष्णदेव राय कब से कब तक? 1509 से 1529 तक। 1509 से 1529 तक शासन करता है वो इस विजयनगर में। जी हां, इस विजयनगर में। अब विजयनगर की आकृति कुछ ऐसी हो गई थी। विजयनगर ऐसा था, धीरे धीरे इसकी आकृति बढ़ी और विजयनगर कुछ इस प्रकार हो गया। तो 1509 से 1529 तक ये सत्ता में रहता है। विजयनगर का सबसे महान शासक, ये बंदा विजयनगर का सबसे महान शासक माना जाता है। विजयनगर का सबसे महान शासक, सबसे महान शासक है। आखिर महान शासक क्यों है भाई? क्या इसके पंख लगे थे? नहीं। इसने उड़ीसा जीत लिया, वीदर जीत लिया, रायचूर जीत लिया, गुलबर्गा जीत लिया, बीजापुर पर विजय प्राप्त कर ली। तो अब ये
ये लाइन कुछ इस तरह भग जाएगी, ये लाइन कुछ इस तरह भग जाएगी। तो अब सत्ता का विस्तार होगा। इसकी विजय गाथा अगर आप लिखें तो विजय गाथा में उड़ीसा सबसे पहले आएगा, जिसे उत्कल प्रदेश कहा गया। उड़ीसा, वीदर, रायचूर, गुलबर्गा, उड़ीसा, वीदर, रायचूर, गुलबर्गा और साथ साथ बहमनी की इसने विजय कर ली। ये सारा का सारा क्षेत्र जीत लिया। तो जिस राजा ने अपने साम्राज्य का इतना विस्तार किया है उसे महान कहने में क्या बुराई है। चलिए यहां से इसी राजा की हम चर्चा करेंगे। यहां से हम इसी राजा की चर्चा करेंगे। किसकी? कृष्णदेव राय की। इसने अपने आप को यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी यवन राज्य स्थापनाचार्य। यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि, सबसे मतलब यवन राज्य का संस्थापक माना अपने आप को। इसी के समय पुर्तगालियों ने कोचीन और कन्नौर में कारखाना स्थापित किया। किसने? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने क्या किया? पुर्तगालियों ने कोचीन में और कन्नौर में कारखाना स्थापित किया। ठीक, पुर्तगालियों के द्वारा यह काम किया गया। इसी के समय 1510 ईस्वी में, उस समय पुर्तगाली गवर्नर हुआ करता था अल्बुकर्क। इसने फादर लुई को विजयनगर भेजा। ठीक है, किसे भेजा? फादर लुई को। फादर लुई विजयनगर आया। किस लिए आया था? यह आया था सैनिक सहायता के लिए। जमोरिन के विरुद्ध पुर्तगालियों को अभियान करना था और वो सफल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए फादर लुई को विजयनगर भेजा गया था मदद मांगने के लिए। कृष्णदेव राय की चर्चा बाबरनामा में है। इसका उल्लेख बाबर ने किया है। बाबर ने बाबरनामा में बताया है कि दक्षिण भारत का महानतम शासक है ये। क्या है? दक्षिण भारत का ये महानतम शासक है। ठीक, ये सिर्फ राजा ही नहीं था, एक बेहतरीन साहित्यकार था। तेलुगु का अच्छा ज्ञान था, संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। तो इसने 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। अमुक्त माल्याद पुस्तक इसकी कौन कौन सी है? इसकी बुक देखें तो इसकी बुक है अमुक्त माल्याद। ये अमुक्त माल्याद लिखी इसने तेलुगु भाषा में। और एक किताब ये संस्कृत में भी लिखता है, जाम्बवती कल्याण। ठीक, जाम्बवती कल्याण ये संस्कृत में लिखता है। दूसरी बुक इसकी कौन सी है? दूसरी बुक है जाम्बवती कल्याण। जी हां, कल्याण ये किस भाषा में है? ये है संस्कृत भाषा में दोस्त। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक, इसके दरबार में 8 विद्वान रहा करते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया। इसके राजकवि हुआ करते थे अल्लाह सीन पेंडाना, जिन्हें आंध्र कविता का पितामह माना गया है। ठीक, तो 2-3 बातें यहां से बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो पूछी जाती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचे उसके पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं। तुलु वंश की बात करें तो सत्ता स्थापित होती है 1505 में, 1570 तक चलती है। फाउंडर इसका है वीर नरसिंह, जो नरसा नायक का बेटा है। राजधानी इन्होंने अपनी विजयनगर बनाई थी और वीर नरसिंह ने 1505 से 1509 तक शासन किया। सबसे ज्यादा विद्रोह इसी के शासनकाल में हुए। इसने भुजबल की उपाधि धारण की। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इस विजयनगर के संपूर्ण राजवंशों में सबसे महान शासक था। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया, सबसे ज्यादा पावरफुल शासक था। इसने विजयनगर में उड़ीसा को जोड़ लिया, वीदर को जोड़ लिया, रायचूर को जोड़ लिया, गुलबर्गा को जोड़ लिया और 200 वर्षों से बहमनी से चल रहा संघर्ष यहां रंग लाया। इसने बहमनी पर भी कब्जा जमा लिया।
सिर्फ और सिर्फ ये विजेता ही नहीं था, इसे जो है यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि भी दी जाती है। इसने स्वयं ये उपाधि ली थी, लेकिन ये वास्तव में है भी ये यवन राज्य स्थापनाचार्य है। पुर्तगालियों को इसने संरक्षण दिया, कोचीन और कन्नौर में इसने कारखाना स्थापित करने का आदेश दिया। फादर लुइस से जो है मदद मांगने आए थे, जो अल्बुकर्क के द्वारा भेजे गए थे, जो उस समय पुर्तगाली गवर्नर था। यह घटना कब की है? यह घटना है 1510 ईस्वी की, जमोरिन के विरुद्ध। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में इसके बारे में लिखा है कि दक्षिण भारत का महानतम शासक है ये, और यह सिर्फ और सिर्फ शासक नहीं बल्कि एक साहित्यकार भी था। अमुक्त माल्याद तेलुगु भाषा में इसने लिखी, जाम्बवती कल्याणम संस्कृत भाषा में इसने लिखी। तो ये इसकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके दरबार में 8 विद्वान रहते थे। आगे बढ़ते हैं, उन 8 विद्वानों की चर्चा करते हैं। इसके दरबार में, किसके दरबार में? कृष्णदेवराय की चर्चा हो रही है। इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज जो है ये 8 विद्वान थे, और इन्हीं 8 विद्वानों में इसका जो राजकवि है वो भी शामिल है। इसके राजकवि का नाम क्या है? इसके राजकवि का नाम है अल्लासीन पेंडाना। क्या नाम है? अल्लासीन पेंडाना। अल्लासीन पेंडाना नाम नोट करिएगा। अल्लासीन पेंडाना ये आंध्र कविता का पितामह माना जाता है। क्या माना जाता है? आंध्र कविता का पितामह। आंध्र कविता का पितामह कहा गया है। ठीक है, अब चलिए अब इसके स्थापत्य की चर्चा कर लें, जहां से सवाल बनता है। ठीक, इस अष्टदिग्गजों में एक बंदा ये भी था। अब सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है इसके स्थापत्य से। तो इसने विजय भवन बनवाया, हजारा राम मंदिर बनवाया, विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाता है। ठीक है, मां की याद में इसने नागलपुरम नगर बनाया। इसका जो राजभवन विजयनगर में बना था उसे भुवन विजय कहा जाता था। तो इसका स्थापत्य भी अपने आप में विलक्षण है। इसके स्थापत्य की बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके स्थापत्य में है विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर आपसे पूछा जाता है क्योंकि विट्ठल स्वामी मंदिर की एक खासियत है। विट्ठल स्वामी मंदिर, ये सारा का सारा स्थापत्य विजयनगर में होगा, याद रखिएगा। स्थापत्य कहां पर करवाता है ये सारा का सारा स्थापत्य विजयनगर में ही करवाएगा, राजधानी में। विट्ठल स्वामी मंदिर की खासियत यह है कि अगर इसके किसी खंभे पर चोट किया जाता है तो संगीत के 7 सुर निकलते हैं। क्या खासियत है? संगीत के सुर। जी हां, इसकी खासियत है कि अगर इसके किसी खंभे पर चोट किया जाए तो संगीत के 7 सुर इसमें से निकलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण इसकी उपलब्धि है हजारा राम मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर के साथ साथ हजारा राम मंदिर बनवाता है। हजारा राम मंदिर अपने आप में विजयनगर की एक विलक्षण स्मृति है। और विजय भवन साथ साथ एक अपनी मां के स्मृति में एक शहर भी बनाता है। तो एक विजय भवन, हजारा राम मंदिर के साथ साथ विजय भवन भी बनवाता है ये। और ये अपनी मां की स्मृति में, कृष्णदेवराय अपनी मां की स्मृति में एक शहर बसाता है। स्मृति में एक शहर बसाता है। उस शहर का नाम जानते हैं क्या है? नागलपुर नगर। कौन सा? नागलपुर नगर। कौन सा नगर है? नागलपुर नगर। नागलपुर नगर बसाएगा। और साथ ही साथ इसका जो राजभवन है, इसका राजभवन एक अलग ही नाम से जाना जाता है। इसे भुवन विजय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे भुवन विजय के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया भाई कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय के समय एक और उपलब्धि है।
दो पुर्तगाली यात्री आते हैं इसके शासनकाल में, वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। दो पुर्तगाली यात्री आते हैं, पुर्तगाली यात्री इसके समय में आते हैं, और उनमें से एक है पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और दूसरा है बरबोसा। एक है पायस, डोमिंगो पायस, और दूसरा है बरबोसा। डोमिंगो पायस और बरबोसा, ये दो पुर्तगाली यात्री इसी के समय आते हैं। ठीक, इसकी भी मृत्यु होगी भाई, कोई अमर तो होके आया नहीं है, इसकी भी मृत्यु होगी। इसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1529 में। लेकिन अपने मरने के पहले ही इसने, कृष्ण देव राय ने अपने मृत्यु के पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसका उत्तराधिकारी बना अच्युत देव राय। अच्युत देव राय, और अच्युत देव राय के समय से ही सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। तो अच्युत देव राय 1529 से लेकर के 1542 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक, इसके शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली अगेंस्ट हो जाते हैं। पुर्तगाली जो है तूतीकोरिन का जो मोती क्षेत्र है, तूतीकोरिन का जो मोती क्षेत्र है, इस मोती क्षेत्र पर पुर्तगालियों ने कब्जा जमा लिया। क्या कर लिया? कब्जा जमा लिया तूतीकोरिन के मोती क्षेत्र पर। ठीक है, पुर्तगाली यात्री नूनीज ने इसके समय यात्रा की। ठीक है, पुर्तगाली यात्री नूनीज जो है इसी के समय, नूनीज जो यात्री है वो इसी के समय आया। अब इसके बाद जो अगला शासक होगा वही विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक होगा। अगला शासक कौन बनेगा? अगला शासक बनेगा सदाशिव। जी हां, सदाशिव इसका अगला शासक बनता है। ये 1542 में सत्ता में आएगा और यही आखिरी तक रहता है। तो आखिरी तक कब तक रहेगा? 1542 से ये सत्ता संभालेगा, 1570 तक जाएगा। कब तक जाएगा? 1570 तक। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो घटना ये है दोस्त, इसके समय राक्षसी तंगड़ी युद्ध हुआ। राक्षसी तंगड़ी युद्ध, और इसी राक्षसी तंगड़ी युद्ध का जो ओरिजिनल नाम है जिसे तालीकोटा युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध भी इसी के समय हुआ। इसी तालीकोटा युद्ध को राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहते हैं, और इसी तालीकोटा युद्ध को एक और नाम मिला है, इसे बन्नी हट्टी युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बन्नी हट्टी युद्ध। इसी को बन्नी हट्टी युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, बन्नी हट्टी, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा युद्ध, ये एक ही है। इस तालीकोटा युद्ध का असली कारण जानते हैं क्या है? जब सदाशिव राव सत्ता में आता है तो सदाशिव राय में कोई कैपेबिलिटी नहीं थी। सदाशिव राय के नाम पर इसका सामंत राम राय शासन करता था। इसका सामंत था, इसका मंत्री था। यह इतना खतरनाक आदमी था कि अपनी कूटनीति के दम पर पूरी बहमनी को लड़ाए रखता था। बहमनी के राजाओं को इतना लड़ाया इसने कि बहमनी के लोग इससे नफरत करने लगे, और इतनी नफरत किया कि आपस के शत्रु भी मित्र हो गए। बहमनी राज्य एकत्र हुआ। बहमनी राज्य एकत्र होकर के इस विजयनगर पर हमला करता है, और कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहां भी एक उल्लू था, और वो था राम राय का भाई तिरुमल। तिरुमल ने गद्दारी की। फाइनली सदाशिव राव हारते हैं, विजयनगर की हार होती है, राम राय की मृत्यु होती है, और तिरुमल को मौका मिला। तिरुमल सदाशिव राव को लेकर के विजयनगर से फरार होकर के पेनुगोंडा आ जाता है। उसे ही पेनुगोंडा, वेनुगोंडा जो भी कहिए, और यही पेनुगोंडा, वेनुगोंडा में सदाशिव राव की हत्या करके एक नए राजवंश की नींव डालता है, जिसे आप कहते हैं आर्यवीडु वंश। कौन सा वंश कहेंगे? आर्यवीडु वंश। खैर, आर्यवीडु वंश पे चर्चा करेंगे हम, पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं।
कृष्णदेव राय। पहले आ जाइए यहां से, तुलु राजवंश 1505 से 1570, संस्थापक वीर सिंह नरसानायक का बेटा, इसका सबसे प्रमुख राजा कृष्णदेव राय है। विजयनगर का सबसे महान शासक, विजय इसकी उड़ीसा, बीदर, रायचूर, गुलबर्गा, बहमनी है। उपाधि एवं राज स्थापनाचार्य, पुर्तगालियों को आदेश दिया कोचीन और कन्नौर में वो बस्ती बना पाए। फादर लुई विजयनगर आए थे इससे मदद मांगने। बाबरनामा में बाबर ने वर्णन किया, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, पूछी जाती है आपसे। 2 किताबें इसकी, अमुक्त माल्या तेलुगु भाषा में, जामोती कल्याण संस्कृत भाषा में इसकी प्रसिद्ध किताबें हैं। इसके द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में प्रॉपर काम किया गया है। जी हाँ, कृष्णदेव राय इसके दरबार में 8 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है, जिसमें राजकवि हुआ करता था अल्लासीन पेंडाना, जिसे आंध्र कविता का पितामह कहते हैं। स्थापत्य की बात करें तो विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाया, ये वो मंदिर है जिसके खंभों पर चोट करिए तो संगीत के 7 सुर निकलते हैं। हजारा राम मंदिर बनवाया, विजय भवन बनवाया, ठीक है। साथ ही साथ इसने अपनी मां की स्मृति में नागलपुर नगर बनाया और इसके राजभवन को भुवन विजय कहा जाता है। इसके दरबार में 2 पुर्तगाली यात्री आए, पायस, जी हां, और बरबोशा। इसके बाद इसकी सत्ता स्थापित होती है अगले राजा की अच्युत देव राय, जिसे कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में ही अपॉइंट कर दिया था। 1529 से 1542 तक यह शासन करता है। पुर्तगाली तूतीकोरिन में मोती क्षेत्र से छीन लेते हैं और नूनिज नाथ नाम का यात्री इसके दरबार में आता है और इस वंश का अंतिम शासक बनता है सदाशिव। 1542 से 1570 तक शासन करता है। इसी के शासन काल में राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा या बन्नी हट्टी युद्ध होता है। ये तीनों एक ही युद्ध है, ये अलग अलग नहीं है। और इस युद्ध के बाद विजयनगर की सत्ता कमजोर होती है। सदाशिव राव का सामंत राम राय इस युद्ध में मारा जाता है। उसका भाई तिरुमल सदाशिव राव को लेकर के विजयनगर से फरार होता है, उसे पेनुकोंडा ले आता है और पेनुकोंडा में 1570 में उसकी हत्या करके एक नए राज्य की स्थापना करता है, जिसे आरिवीडु वंश कहते हैं। कौन सा वंश आएगा? आरिवीडु वंश। चलिए यहीं पर उसे फिनिश कर लेते हैं। आरिवीडु वंश कुछ खास नहीं है उसमें। आरिवीडु वंश की बात करें तो आरिवीडु वंश शुरू होता है कब? 1570 में। कब तक जाएगा? 1650 तक। सत्ता तो 80 साल चली, लेकिन एक भी राजा कायदे का नहीं है। चलिए इसका संस्थापक कौन माना जाएगा? इसका संस्थापक माना जाता है दोस्त तिरुमल। कौन? तिरुमल, राम राय का भाई। संस्थापक इसका है दोस्त तिरुमल, ठीक है। संस्थापक तिरुमल। राजधानी कहां बनाएगा? राजधानी बनाते हैं पेनुकोंडा। पेनुकोंडा या वेनुकोंडा, बात एक ही है, उसी का नाम पेनुकोंडा भी है, वेनुकोंडा में। तो 1570 से 1572 तक तिरुमल रहता है, उसके बाद निपट जाता है। उसके बाद श्रीरंगा प्रथम शासक बनता है, ठीक है। श्रीरंगा प्रथम शासक बनता है 1572 में। 1572 से लेके 1585 तक शासन करता है। कब तक? 1585 तक शासन करेगा श्रीरंगा प्रथम। कोई खास उपलब्धि नहीं। हां, एक राजा है जिसके बारे में थोड़ा सा बताने लायक है और वो है वेंकट द्वितीय। तो चलिए इस आरिवीडु वंश का सबसे प्रतापी राजा, इसका सबसे प्रतापी राजा कौन है? इसका सबसे प्रतापी राजा है वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय। चलिए वेंकट द्वितीय के बारे में थोड़ी सी बातें हम जान ही लेते हैं। आखिर वेंकट द्वितीय है कौन? तो वेंकट द्वितीय ये सबसे पहले तो ये क्या करता है? पेनुकोंडा से चंद्रगिरी को राजधानी बनाता है। ये अपनी राजधानी बदलता है, अपनी राजधानी बनाता है चंद्रगिरी। कहां पर? चंद्रगिरी से शासन करना शुरू करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4 राजधानियां पढ़ने को मिलेंगी। चंद्रगिरी से शासन करना इसके बारे में पूछा जाता है कि ये वेंकट किसका समकालीन है? तो ये अकबर का समकालीन है। अकबर का ये समकालीन माना जाता है। एक अगला प्रश्न यहां से बना कि अकबर का समकालीन कौन है? तो वेंकट द्वितीय है, ठीक है।
और इसी वेंकट द्वितीय की आज्ञा से राजा ओडेयार ने मैसूर की स्थापना की थी। तो इसी के शासन काल में मैसूर की स्थापना हुई। मैसूर की स्थापना होती है। कौन करता है मैसूर की स्थापना? राजा ओडेयार ने। किसने? ओडेयार ने स्थापित किया था। ओडेयार इससे आज्ञा लेकर करता है। राजा ओडेयार ने मैसूर की स्थापना की। ठीक। और स्पेन के राजा फिलिप तृतीय के साथ इसने पत्र व्यवहार किया। जी हां, इस वेंकट द्वितीय ने स्पेन के राजा फिलिप तृतीय, जी हां, स्पेन के राजा फिलिप तृतीय के साथ इसने पत्र व्यवहार किया। पत्र व्यवहार किया मतलब भाई राजकीय संपर्क किए। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि चित्रकला में इसे इंटरेस्ट था और सबसे ज्यादा ये यूरोपीय चित्र पसंद करता था। ठीक है, इसे चित्रकला में इंटरेस्ट था, चित्रकला में इसकी रुचि थी। और चित्रकला में रुचि थी तो कैसा चित्र? ये यूरोपीय चित्रकला पसंद करता था। यूरोप के 2 चित्रकारों को अपने दरबार में बैठा रखा था। इसके बाद और भी राजा हुए, लेकिन श्रीरंगा तृतीय, नोट करिए इसे, श्रीरंगा तृतीय जो है इस वंश का अंतिम शासक था। कौन था? अंतिम शासक था। तो इसके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए इतिहास में उपलब्ध नहीं है। अरिवीडु वंश 1570 से 1650, संस्थापक है दोस्त तिरुमल, राजधानी बनाता है पेनुकोंडा। इसके बाद श्रीरंगा फर्स्ट की सत्ता आती है 1572 से 1585। इसका सबसे प्रतापी राजा है वेंकट द्वितीय, राजधानी अपनी चंद्रगिरी बनाता है। बाद में यह भी पेनुकोंडा ले आता है और यह अकबर का समकालीन है। इसी से इजाजत लेके, वेंकट द्वितीय से इजाजत लेकर के मैसूर राज्य की स्थापना राजा ओडेयार ने की थी। इसने स्पेन के साथ अपने राज्य की संपर्क स्थापित किए। फिलिप तृतीय को पत्र लिखा और चित्रकला में इसे बहुत इंटरेस्ट था और यह यूरोपीय चित्रकला को पसंद करता था। दोस्त, श्रीरंगा इस वंश का अंतिम शासक बना और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ओके, तो आज का सफर यहीं तक होगा। अगर आप कहेंगे तो एक बार सब कुछ दोबारा रिवीजन करा देते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए। यह है संगम वंश। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष था। इसका सामंत नरसिंह सालू था। नरसिंह सालू ने इसकी हत्या करके सालू वंश की स्थापना की। तो संस्थापक कौन हो गया? नरसिंह सालू। 1485 से लेकर 1491 तक शासन किया। इसका पुत्र बहुत कम आयु का था, तभी इसकी मृत्यु हो गई। इम्माड नरसिंह इसका बेटा था। इसने उसको राजा बनाया और नरसा नायक को उसका संरक्षक बना दिया। नरसा नायक इसका संरक्षण करते हुए शासन करने लगा तो अक्सर क्लैश होने लगा। उस क्लैश को देख करके नरसा नायक का बेटा वीर नरसिंह ने जो है इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की नींव पड़ी। और वो राजवंश कौन सा है? तुलु राजवंश। ठीक है, अब चलिए तुलु राजवंश की बात करें तो तुलु राजवंश का संस्थापक कौन होगा? वीर नरसिंह होगा, नरसा नायक का बेटा है। 1505 से 1570 तक सत्ता में, राजधानी विजयनगर होगी। सर्वाधिक विद्रोह इसी के समय हुए। किसके समय? तुलु राजवंश के वीर नरसिंह के समय, क्योंकि इसने राजा की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। भुजबल की उपाधि से धारण की। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, या आप ये कह ले विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक है कृष्णदेव राय। इसने 1509 से 1529 तक शासन किया। विजयनगर का सबसे महान, क्योंकि इसने उड़ीसा, विदर, रायचूर, गुलबर्गा, बहमनी इन सबको जीता। इसने यमन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। पुर्तगालियों को इसी से आदेश लेकर कोचीन और कन्नौर में 2 कारखाने बनाए। फादर लुई इनसे मिलने के आए, मदद मांगने आए 1510 ईस्वी में जमोरिन के विरुद्ध। बाबर ने अपनी बाबरनामा में चर्चा की है। 2 किताबें इसने लिखी, अमुक्तमाल्या तेलुगु भाषा में, जामुंदी कल्याणम संस्कृत भाषा में। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक है। और कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विद्वान रहते जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। और इनके राजकवि थे अल्लादी पूर्णना, आंध्र कविता के पितामह माने जाते थे। स्थापत्य कला में सबसे प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर, संगीत के 7 सुर इसके खंभों से चोट करने पे निकलते हैं। हजारा राम मंदिर, विजय भवन, ये इसकी मुख्य स्थापत्य इमारतें हैं। इसने अपनी मां की स्मृति में नागलपुर नगर बसाया। इसका राजभवन भुवन विजय नाम से जाना जाता है। 2 पुर्तगाली इसके शासनकाल में आए, पायस और बरबोसा।
इसने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अच्युतदेव राय 1529 से 1542 तक शासन करता है। इसके समय में पुर्तगाली तुतीकोरिन के मोती क्षेत्र को छीन लेते हैं। नूनी जिसके दरबार में आता है। इसके बाद सदाशिव राय 1542 से 1570 तक शासन करता है। इसी के समय 1565 में, कब 1565 23 जनवरी को तालीकोटा युद्ध होता है, जिसे राक्षसी तंगड़िया बन्नीहट्टी युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के बाद तिरुमल जो राम राय का भाई है, इसे लेकर के पेनाकोंडा आ जाता है, वहां पर इसकी हत्या करके अरविडु वंश की स्थापना करता है। अरविडु वंश 1570 से 1650 तक शासन करता है। इसका एक प्रतापी राजा होता है वेंकट द्वितीय, राजधानी चंद्रगिरी बनाता है। अकबर का समकालीन है। इसी के आदेश से मैसूर राज्य की स्थापना ओडियार द्वारा की जाती है और यह राजा फिलिप से राजकीय संबंध रखता है पत्र व्यवहार के द्वारा। चित्रकला से काफी लगाव था, आप कह सकते हैं कि विजयनगर का जहांगीर है ये, और यूरोपीय चित्र पसंद करता है। इस वंश का अंतिम शासक है श्री रंगा। तो आज का सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।